नमस्कार। आज कहानी गोल्ड में सुनिए सुधा ओम ढिंगरा जी की लिखी कहानी अनुगूंज। तापमान इतना गिर गया कि बारिश बर्फ बनकर बरस रही है। रुई जैसी नहीं, शीशे जैसी। उसके लिए यह सब अचंभित करने वाला है। कुछ दिन पहले उसने रुई की तरह बर्फ गिरते देखी थी और अब चारों ओर छोटे छोटे शीशे जमीन पर चमक रहे हैं। गगन की नीलिमा गहरी हो चुकी है। हर तरफ घुसपुस है। घास, पेड़ पौधे और पहाड़ क्रिस्टल के दिखाई दे रहे हैं, जैसे किसी ने खुद बनाकर वहां जड़ दिए हों। वह उन्हें छूना चाहती है। उसे डर है कि चप्पल पहनकर घास पर चलेगी तो शीशे की घास टूट जाएगी। उसने चप्पल उतार दी है। नंगे पांव उसने घास पर कदम रखा। पांव की तलियों से ठंड की सिहरन शरीर में लहरा गई। वह पेड़ों को, पत्तियों को झिझकते हुए छूने लगी कि कहीं वे टूट न जाएं। फिर वह पहाड़ की ओर बढ़ी और उस पर चढ़ने का प्रयास करने लगी। चढ़ नहीं पाई। शीशे के पहाड़ पर हाथ और पांव टिक नहीं रहे, तो भी वह बार बार उस पर चढ़ने की कोशिश कर रही है और बार बार विफल हो रही है। उसे अपनी निराशा का एहसास हो गया है। शीशे के पहाड़ पर चढ़ने का फितूर उस पर तारी है। पता नहीं क्यों वह स्वयं को रोक नहीं पा रही। तड़ाक की आवाज आई। वह घबरा गई। तड़ाक तड़ाक के फिर आवाज आई और साथ ही उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसे वह आवाज कहीं दूर से आती महसूस हुई। उसे शीशे का रमणीय स्थल मायाजाल लगने लगा। उसे यहाँ से निकलना चाहिए और वह तेजी से वापस मुड़ी। घबराहट में उसके पांव घास पर टिक नहीं पाए और वह फिसल कर गिर गई और हांफने लगी। गहरी गहरी सांसें नींद में वह ले रही है। स्वप्न में पैदा हुए भय से उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आई। गोरी चमड़ी की तो चूमा चाटी होती है और मुझे थप्पड़ मारे जाते हैं। अगर मार्था के साथ ही रहना है तो मुझसे शादी क्यों की? घर की नौकरानी बनकर मैं नहीं रहूंगी। मुझे तलाक चाहिए। बिलख रही गुरमीत की आवाज घर की लॉबी से आ रही है। उसकी नींद टूट गई और साथ ही वह स्वप्न। उसने अपनी छाती पर हाथ रखकर सांसों को संभाला। घड़ी में समय देखा। रात के 3 बजे हैं। उसने पलंग पर करवट बदली। उसका पति पम्मी वहां नहीं है। वह अभी तक घर नहीं आया। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा। उसका जेठ सुखबीर जोर जोर से बोल रहा है, इस घर में तलाक नहीं होते। तलाक तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। तुम्हें इसी घर में जीना मरना होगा, समझी? किसी गलतफहमी में न रहना। उसकी जेठानी गुरमीत उग्र हो गई। तलाक तो मेरा बाऊ भी देगा। मार्था ही तुम्हारे लिए सब कुछ है तो मेरा जीवन क्यों बर्बाद किया? 5 सालों के एक एक पल का हिसाब कोर्ट में लूंगी। उसका कहना बीच ही में रह गया। ताबड़तोड़ लातें घूंसे उसे पड़ने लगे। हरामदी जनी, बाऊजी को बीच में क्यों घसीटती हो? मैं तो तेरे बीजी को भी कोर्ट में घसीटूंगी। आप सब लोग मिले हुए हो, कोई मेरा दर्द नहीं समझता। गुरमीत वहीं लॉबी में लकड़ी से बने फ्लोर पर बैठ गई। वहीं बैठी वह बेतहाशा रोने लगी। उसे उसका रोना सुनाई दे रहा है। वह उसका दर्द समझती है। बिस्तर से उठना चाहते हुए भी वह उठ नहीं पाई। उसे ऐसा लग रहा है जैसे उसका शरीर मानो भारी हो गया है। और लॉबी में लकड़ी के फ्लोर पर बैठी गुरमीत रो रो कर दुपट्टे से आंखें नाक पोंछते हुए तड़प कर बोली, पीट ले नर्मदा जितना पीटना है। एक फोन कर दूं तो हथकड़ियां लग जाएं। यह मत भूल कि तू अमेरिका में है। यहाँ तलाक तो तेरे पुरखे भी देंगे। बीजी और बाबूजी अपने कमरे से निकलकर लॉबी में आ गए। उनका कमरा भी घर की उसी मंजिल पर था जहां गुरमीत और सुखबीर का कमरा है। आधी रात में और घर की तीसरी मंजिल से बाबूजी की बुलंद आवाज गूंजी, सुखबीरे, इसने 911 को फोन कर दिया तो पुलिस आ जाएगी। खामखा के झंझटों में पड़ जाएंगे। चुप करा इसे। बहुत गर्मी चढ़ी हुई है। कर ठंडी इसको। हर दूसरे दिन तमाशा खड़ी करती है। सोने भी नहीं देती। बाबूजी अब जाकर सो जाएं। करता हूं इसे मैं हमेशा के लिए ठंडा। गुरमीत पुत्र चुप हो जा। इस समय बाप बेटे पर शराब हावी है। क्यों तुम अपनी हड्डियां तोड़वाती हो? मार्था से सुखबीरे का पल्ला मैं छुड़वाऊंगी। बस तुम थोड़ा सब्र रखो। बीजी ने मधुर और धीमी आवाज में कहा, 5 सालों से आपसे यही सुनती आ रही हूं। मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। अब आप गिनवाएंगी। बेटी, ये महलनुमा घर तेरा है। कार तेरे पास है।
क्रेडिट कार्ड्स तेरे पास है। दिन भर कहाँ जाती हो, कहाँ से आती हो, कोई नहीं पूछता। जो खिला देती हो खा लेते हैं, जब नहीं खिलाती तब भी कोई कुछ नहीं कहता। बेजी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। पति चाहिए जो 5 सालों में आप मुझे नहीं दे पाई। अब मैं तो तलाक ही चाहती हूँ। तोड़ ले जितनी हड्डियां तोड़नी है। मनप्रीत परिवार के झगड़े को सुन रही है। वह सुन ही सकती है, कुछ कर नहीं सकती। वह बहुत कुछ समझती है पर बोल नहीं सकती। बेबस सी बिस्तर पर पड़ी है। रात में वह अपने कमरे में अकेली सोती है। उसका पति अक्सर उसके साथ नहीं होता। आधी रात को उसकी नींद खुल जाती है। नींद खुलना आदत बन गई है, कभी डर कर और कभी पारिवारिक झगड़े से। ऐसे में वह दिल्ली पहुंच जाती, जहां वह जन्मी पली है। शायद दिल्ली की यादें उसे कछुए की खोल सी अपने भीतर समेट लेती हैं और वह स्वयं को इस असुरक्षित माहौल में सुरक्षित महसूस करती है। उसे अपनी शादी का समय बहुत याद आता। शादी की चहल पहल, धूम धड़ाका और उसके पापा के चेहरे की खुशी की स्मृति उसके चेहरे पर प्रसन्नता ले आती। उसके पापा सरकारी नौकर हैं और 30 पर 3 बेटियां। उसकी शादी का सारा खर्चा उसके ससुराल वालों ने किया था और दहेज भी नहीं लिया। उसके पापा बहुत खुश थे। कैसे खुश न होते। उसकी मम्मी तो अपनी भावनाएं छिपा ही नहीं पाईं। जब किसी रिश्तेदार ने कहा, मनप्रीत की मम्मी, कम से कम एक बेटी की शादी का खर्चा तो बच गया, वो रो पड़ी थी। उसे पता है वे सुख के आंसू थे। वह अपने पापा से नाराज भी है। उनके जिस दोस्त ने उसका रिश्ता करवाया, उसके ससुराल के बारे में उसने पूरा सच नहीं बताया और उसके पापा ने अपने दोस्त पर आंख मूंद कर विश्वास कर लिया। उसके अंदर बेहद रोष है। अकेले में वह अपना रोष निकालती। बिना सोचे समझे विदेश के लालच में उसे अजनबी परिवार के हवाले कर दिया। यह भी नहीं सोचा बेटी का जीवन जिस परिवार से जुड़ा है उनके बारे में छानबीन कर लें। शादी में ससुराल वाले कितने सभ्य और सुसंस्कृत लग रहे थे, पर यहाँ आकर उसके भीतर ससुराल का डर बैठ गया है। बात बात पर वह घबराने लगी है। वह अपनी माँ को कुछ बताना नहीं चाहती। वहाँ सब इसी बात से खुश हैं कि बेटी विदेश में ब्याही गई। हींग लगी न फिटकरी, रंग चोखा हुआ। वह घर पर फोन करने से कतराने लगी है। जब भी वह फोन करती है, मम्मी पापा एक ही बात कहते हैं, मन तुम वहाँ सेट हो जाओ, फिर हमें भी बुलाना। वह झुंझला जाती है। कोई उसे यह नहीं पूछता, मन तुम वहाँ कैसे रह रही हो, तुम्हारे ससुराल वाले कैसे हैं, तुम्हें वहाँ कोई कष्ट तो नहीं। उसके भीतर प्रश्न कौंधते रहते हैं। कैसे हो गए हैं मेरे मम्मी पापा, मेरे बारे में कुछ जानना नहीं चाहते। जिन्हें मेरे पल पल का पता होता था, मेरे मन में क्या चल रहा है उसकी खबर तक होती थी, अब मेरे दुख दर्द से बेखबर रहना चाहते हैं। मेरी आह तक नहीं सुनना चाहते। विदेश आना ही सिर्फ उनकी चाहत बन गई है। विदेश जाने की इतनी ललक क्यों है देशवासियों को। विदेश जाना एक स्टेटस सिंबल सा बन गया है। यहाँ पढ़ाई के लिए आना और बात है, पर बेटियों को कैसे उस परिवार में भेज दिया जाता है जिसके बारे में स्वयं माँ बाप कुछ नहीं जानते होते। बस किसी एक किराए पर अपने जिगर का टुकड़ा अजनबियों को सौंप देते हैं, फिर वे जैसे चाहें उनके साथ व्यवहार करें। यह त्रासदी लड़कियां कब तक झेलेंगी। खरपतवार से उभरते प्रश्नों के उत्तर ढूंढती वह हर समय बेचैन रहती है और उसे नींद भी ढंग से नहीं आती। तो इस पर जेठ जेठानी का झगड़ा भी हर दूसरी तीसरी रात उसकी नींद तोड़ देता। वह बड़ी हैरान है कि जिंदा दिल जेठानी गुरमीत दिन भर घर के वातावरण को बहुत खुशनुमा रखती है और उसे छोटी बहनों की तरह प्यार करती, पर रात को पता नहीं उसे क्या हो जाता है। पति की बेरुखी वह सह नहीं पाती और ज्यों-ज्यों रात बीतती है बिखरती जाती है। उसकी रातें भी तो गुरमीत की तरह ही बीतती हैं। वह अपने बारे में बहुत सोचने लगी है। उसका पति पम्मी शराब में बेसुध सुबह 4 बजे से पहले कभी घर नहीं आता और आते ही शेखी बघाड़ने लगता है। मनप्रीत यार, 20 गैस स्टेशन, 40 सबवे, 50 टैक्सियां, इतना बड़ा व्यापार संभालते संभालते सुबह हो जाती है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और बिस्तर पर लुढ़कते ही शुरू हो जाते हैं उसके खर्राटे। उसकी सांस के उतार चढ़ाव के साथ शराब की बदबू के उठते भपकों से मनप्रीत को कई बार मतली आ जाती है। विदेश में रहने वालों की वह जो कल्पना करती थी, इस घर में आने के बाद वह कल्पना टूटकर किरचों में बिखर गई। अंदर तक वह गहरे जख्मी हुई है। अमीर गवारू उसने अपने देश में तो कई देखे थे, इस देश में भी उसका वास्ता यहाँ के अमीर गवारुओं से पड़ेगा। विचारों में उलझी मनप्रीत ने खुद को घसीटकर बिस्तर से अलग किया।
लाइट जलाई और कमरे से बाहर आ गई। उसका कमरा घर के निचले हिस्से में है, उसकी जेठानी का तीसरी मंजिल पर, और बीच में पड़ती है गोल सीढ़ियाँ, जो इस तरह से बनाई गई हैं कि तीनों मंजिलों पर रहने वाले एक दूसरे को देख सकें। तीसरी मंजिल की लॉबी में बीजी, बाऊजी, जेठ और जेठानी खड़े झगड़ रहे हैं। गुरमीत उसे देखते ही लॉबी की रेलिंग पकड़कर ज्वालामुखी सी फट पड़ी। मनप्रीत, तुम्हारा हाल भी मेरे जैसा होने वाला है। पम्मी इस समय सोफी के घर पर है। इन्हें बहुएं नहीं नौकरानियां चाहिए। बहुएं तो इनकी गोरियां हैं। नौकरानियां यहाँ महंगी पड़ती हैं। ये शादी की आड़ में हमें नौकरानियां बनाकर लाए हैं। भाग जा यहाँ से, वरना मेरी तरह रोज हड्डियां तुड़वाएगी। बीजी ने पीछे से उसकी पीठ पर धौल जमाई। चुप कर मर जानिए। गुरमीत ने बड़ी मुश्किल से अपना संतुलन ठीक किया। इससे पहले कि वह बीजी की तरफ मुड़ती, हट्टे कट्टे सुखबीर ने चरहरी गुरमीत को अपनी बाहों में ऊपर उठाया और उसके देखते ही देखते तीसरी मंजिल की लॉबी से नीचे फेंक दिया। लकड़ी के फर्श पर धड़ाम की आवाज के साथ गुरमीत की दिल चीरती चीख निकली और पूरा घर कांप गया। गुरमीत को सामने फर्श पर पड़ा देखकर मनप्रीत जड़वत हो गई है। बीजी ने दहाड़ मारकर कहा, हाय सुखबीरे, ये क्या किया? और तेजी से नीचे की ओर भागती हुई उसकी ओर देख इशारा कर कहने लगी, मनप्रीत, जा अपने कमरे में। तुमने कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना। बाबूजी ने त्वरित फोन उठाया और नंबर मिलाने लगे। पहला फोन उन्होंने पम्मी को किया कि वह वकील को लेकर आए, और दूसरा उन्होंने एम्बुलेंस लाने के लिए किया। मनप्रीत वहीं अपने कमरे के सामने बेसुध सी खड़ी रही। वह अपने शरीर को हिला ही नहीं सकी। बाबूजी अभी फोन पर बात कर ही रहे हैं कि पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। पड़ोसन जिल बुलेन ने लड़ाई की आवाजें, चीख और धड़ाम की आवाज सुनकर पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस के पहुंचने में 3-4 मिनट भी नहीं लगे हैं। पुलिस की आवाज सुनकर आसपास के घरों की बत्तियां जल गईं। लोग घरों से बाहर आ गए हैं। गुरमीत, तूने आत्महत्या क्यों की? मैंने तुम्हें कितना समझाया था कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं सो क्यों गई और तुमने छलांग लगा दी। पीजी ने छाती पीट पीट कर रोना शुरू कर दिया। हे रब्बा, मैं क्यों सो गई? जागती रहती तो यह कभी न होता। सुखबीर सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। बीजी बाबूजी के साथ खड़े होकर रोने लगी। गुरमीत सिर के बल गिरी और उसका सिर फट गया। उसी पल उसके प्राण प्रखेरु उड़ गए। एम्बुलेंस के साथ आई टीम ने उसे मृतक घोषित कर उसकी खुली आंखों को बंद कर दिया। एम्बुलेंस ऑटोप्सी करने के लिए उसकी लाश लेकर चली गई और पुलिस अपनी कार्यवाही करने लगी। डरी सहमी मनप्रीत की सोचने समझने की शक्ति ही जाती रही। वह बस आवाजें सुन रही है। तभी पम्मी पहुंच गया। उसके कान में उनके वकील ने कुछ कहा और उसने मनप्रीत को बाहों में लेकर सीने से लगा लिया। पुलिस सार्जेंट ने जब उससे कुछ पूछना चाहा तो पम्मी ने निवेदन किया कि इस समय उसकी पत्नी सख्ते में है। उसकी मानसिक स्थिति बहुत नाजुक है। कृपया उसे संभलने का समय दीजिए। वह अपना बयान जरूर देगी। अंत्येष्टि गृह में लोग बैठे हैं। मनप्रीत भी बैठी है और अपने पिछले दिनों को याद कर रही है। उसको केवल इतना याद है कि एक डॉक्टर आई थी और उसकी हालत देखकर उसे नींद की गोलियां दे गई थी। वह कब तक सोई रही उसे कुछ याद नहीं। पम्मी उसे तैयार करके यहाँ ले आया। कर्मकांडों के दौरान गुरमीत के लिए बीजी, बाऊजी और सुखबीर का जार जार रोना मनप्रीत को बहुत चुभ रहा है। उसे बेइंतहा तकलीफ हो रही है। उसे यह सब पाखंड और दिखावा लग रहा है। ससुराल वालों के प्रति उसके मन में घृणा पैदा हो गई है। सुरक्षा कवच बना पम्मी हर समय उसके साथ रहता है। गुरमीत को वह बड़ी बहन के रूप में चाहने लगी थी। अपनी आंखों के सामने उसे इस तरह जाता देख भयंकर तूफान में उखड़े टूटे वृक्ष सा वह स्वयं को महसूस कर रही है। वहीं खड़ी पड़ोसन जिल वुमेन का रोना रुक नहीं रहा। उसे बीजी, बाऊजी और सुखबीर का नाटक सुहाया नहीं। वह गुरमीत की पक्की सहेली थी। दोनों एक दूसरे के दुख सुख के साथी थी। उसने पुलिस को अंत्येष्टि गृह से बाहर ले जाकर वह हर बात बता दी जो गुरमीत ने उसके साथ साझी की थी, और साथ ही अपनी शंका भी जताई कि यह आत्महत्या नहीं, हत्या है। यहाँ की पुलिस बहुत सतर्क और गति में तेज होती है। जिल वुमेन के शक पर गहरी छानबीन की गई। ऑटोप्सी रिपोर्ट ने भी आत्महत्या नहीं बताया। स्वयं गिरना और उठाकर गिराए जाने में चोटों के अंतर को उन्होंने स्पष्ट किया। ऑटोप्सी में उसके शरीर पर मारपीट के निशान भी उन्हें मिले, जिससे पुलिस के निर्णय को पुष्टि मिली। सुखबीर और उसके माँ बाप को हिरासत में लेकर पुलिस ने मुकदमा दायर कर दिया।
भारतीय समुदाय में हलचल मच गई। समाचार पत्रों के पहले पृष्ठ पर यह खबर छपी। जिल वुमेन ने निडरता से पत्रकारों से बात की। सबकी सहानुभूति गुरमीत के साथ है। लोगों ने गुरमीत के लिए इंसाफ की मांग की। सदमे से मनप्रीत खामोश हो गई। अब बस उसकी गवाही ही ससुराल वालों को बचा सकती है, पर वह खामोश है। उसके सामने जब भी कोई अकस्मात घटना घटती, बचपन से ही उसकी जीभ तालू के साथ चिपक जाती है। घटना की प्रत्यक्षदर्शी होते हुए भी वह बोल नहीं पाती, और सही समय पर सच न बोल पाने के कारण बाद में वह स्वयं को कोसती रहती। कई सच वह कह नहीं पाई और झूठ जीतता रहा। उसका मलाल उसे अब तक है। बचपन की बातें तो बचपन के साथ ही चली गईं। आज जिस दुर्घटना की वह प्रत्यक्षदर्शी गवाह है। उससे पैदा हुए द्वंद्व में घिरी हुई वह निढाल और परेशान है। उसकी मानसिक यातना दुर्घटना में जुड़े अपनों और रिश्तों को लेकर है। उसकी जुबान खुल गई तो उसे इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। परदेश में उसका घर छूट जाएगा, और अगर नहीं बोली तो भी वह उस घर में जी नहीं पाएगी। दुर्घटना उसकी आंखों के सामने हुई है। वह क्या करे? इन परिस्थितियों में इस देश में उसका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं। मार्गदर्शन करने वाली जेठानी तो यह दुनिया छोड़कर जा चुकी है। वह उसकी बहुत अच्छी सहेली भी थी। उसी ने मनप्रीत को अनजाने देश को अपनाना सिखाया। वह अपने घर में भी किसी को फ़ोन नहीं कर सकती। उससे मोबाइल फ़ोन ले लिया गया है। जिल उसे बार बार कह चुकी है, मन टेल द ट्रूथ, गॉड विल हेल्प यू। वह जिल को कैसे समझाए कि सच बोल दिया तो देश लौटने के लिए पासपोर्ट कहाँ से लाएगी? वह भी ससुराल वालों के पास है। वापस जाने के लिए टिकट कहाँ से खरीदेगी? उसे एहसास हो गया कि वह एक मकड़ जाल में फंस चुकी है। लगता है उसे ससुराल वालों की बात माननी पड़ेगी। वही कहना पड़ेगा जो उसके ससुराल वालों का वकील चाहता है। कोर्ट में मुकदमा शुरू हो चुका है। उसे एक प्रत्यक्षदर्शी गवाह के रूप में पेश किया जाएगा। पम्मी के साथ वह कचहरी के कॉरिडोर में बैठी है। जज अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गया है और ज्यूरी ने भी अपनी अपनी सीटें संभाल ली हैं। पुलिस और डॉक्टर की गवाही और उनके साथ वकीलों की प्रश्नोत्तरी शुरू हुई। उसकी बारी आने वाली है। बचाव पक्ष के लिए उसकी गवाही बहुत महत्वपूर्ण है। वह बहुत नर्वस है। जब तक कोर्ट की कार्यवाही चल रही है, कॉरिडोर में बैठी वह स्वयं को मजबूत कर रही है। उसके भीतर लगातार संवाद चल रहा है। विवेक रिश्तों को किनारे रख सच बोलने के लिए कह रहा है। उसका मन रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। रिश्तों के टूटने से डर रहा है। ऊहापोह की स्थिति में उसका सिर दुखने लगा है। पिछली कई रातों से वह सो नहीं पाई। पम्मी आजकल हर समय उसके साथ रहता है और बार बार उसे वे वाक्य याद करवाता है जो वकील उससे कोर्ट में कहलवाना चाहता है, पर उसे वही याद है जो उसने देखा है। वह क्या करे? एक एक क्षण चलचित्र सा उसकी आंखों के सामने घूमता रहता है। गुरमीत के साथ बिताया एक एक पल याद आता है। इस देश की भाषा बोलने में वह असमर्थ थी। गुरमीत ने हंसते हुए कहा था, मनप्रीत से वह सबकी मन हो गई थी। मुझे भी पहले पहल यहाँ की अंग्रेजी समझने में परेशानी हुई थी। मैंने तो खूब टीवी प्रोग्राम देखे और पड़ोसन जिल से बातें की। बस भाषा को बोलने की झिझक निकल गई तो भाषा पकड़नी आसान हो गई। गुरमीत ने उसे जिल से मिलवाया था। पहली मुलाकात में ही जिल ने उसके हाथों को पकड़कर कहा था, मन यू आर एन इनोसेंट नेचुरल ब्यूटी। और उस दिन के बाद वह उससे बतियाने लगी थी। जिल ने उसे और उसकी जेठानी को अंग्रेजी बोलने में सशक्त किया था। परिकल्पना की ओढ़नी ओढ़कर वह उन नायिकाओं के देश में आई थी जो छुटपन से सुनी कहानियों में होती थी। गोरी चिट्टी लंबे सुनहरे बालों वाली नखरा करती सलोनी हूरें, पर जिल नखरे वाली बिल्कुल नहीं थी। गुरमीत के लिए वह उतनी ही दुखी थी जितना स्वदेश में उसका परिवार। जिल ने तो गुरमीत के परिवार को फोन करके कहा था कि वह गुरमीत के लिए लड़ेगी। जज ने उसके वकील यानी बचाव पक्ष के वकील को अगली गवाह लाने के लिए कहा। वकील की असिस्टेंट पैटी कचहरी के कमरे से बाहर कॉरिडोर में उसे लेने आई। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे लगा कि उससे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। पैटी ने उसे पकड़ा और कोर्ट के कटघरे तक ले आई। वहां उसे एक कुर्सी पर बिठा दिया गया जहां उसके सामने माइक था। जज ने उसे बड़े प्यार से पूछा, आर यू कंफर्टेबल? उसने हाँ में सिर हिला दिया। जज ने वकील की ओर देखकर कहा, यू मे प्रोसीड। बाइबल पर हाथ रखकर सच बोलने की कसम दिलवाई गई। वकील ने मनप्रीत को देखकर कहा,
नाउ टेल देम व्हाट हैपेंड दैट नाइट। मनप्रीत को लगा उसकी सब इंद्रियों ने काम करना बंद कर दिया है, बस उसका दिल धड़क रहा है। जिसकी आवाज़ वह सुन रही है और जिसकी जीभ तालू के साथ चिपक गई है, उसका पति, सास, ससुर और जेठ सामने बैठे उसे घूर रहे हैं। उसका शरीर पसीने से भीग गया। उन सबके ठीक सामने कोर्ट की ज़मीन पर उसे गुरमीत की लाश पड़ी दिखाई दे रही है और उसकी बेबस खुली आंखें जो उसने उस रात देखी थी। उसी की ओर देखकर सच बोलने की गुहार लगा रही है। वह ज़मीन की ओर देख रही है। खून से लथपथ उसे अपनी लाश भी वहां नजर आ रही है। दुर्घटना वाले दिन से लेकर आज तक उसे कई बार महसूस हुआ है कि वह जिंदा नहीं, वह अपनी आत्मा है जो पम्मी के साथ खुद को घसीट रही है। वकील ने उसे इशारा किया, पर वकील द्वारा पढ़ाए गए सब वाक्य भूल चुकी है। पूरे कोर्ट में सन्नाटा है और उसके बोलने का इंतजार हो रहा है। कई पलों तक वह जमीन की ओर ही फटी, डरी और सहमी आंखों से तकती रही। लोगों की स्थिरता टूटने लगी। ज्यूरी के सदस्यों ने पहलू बदलने शुरू कर दिए हैं। जज ने स्थिति भांप ली। उसने बड़ी नम्रता से पूछा, आर यू ओके मैम? उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। उसे तो बस गुरमीत की आंखें ही दिखाई दे रही हैं, जिन्होंने उसके भीतर कुछ फूंक दिया कि उसकी तालू से चिपकी जीभ छूट गई और वह बोलने लगी और बोलती गई। सही और सच्ची घटना वर्णित करके ही रुकी और अंत में उसकी आंखें उससे भी अधिक कह गईं। पम्मी की आंखों में क्रोध की अग्नि जल उठी और तपिश उस तक पहुंच गई। अपने आप को संभालते हुए उसने एक निवेदन पत्र जज साहब को आदर सहित प्रस्तुत किया, जो उसने हाथ से लिखा था कि सच बताने के बाद इस देश में अब उसके पास कोई घर नहीं रहेगा और वह अपने देश भी नहीं लौट सकती, क्योंकि उसका पासपोर्ट ससुराल वालों के पास है। उसकी मदद की जाए। गवाही के बाद उसके शरीर में सरसराहट हुई। संवेगों और भावनाओं का उछाल आया। वह अपनी आत्मा नहीं, जीती जागती मनप्रीत है। महसूस कर खुश हो गई। दुर्घटना के बाद पम्मी ने उसके कंधों पर झूठ का बोझा लाद दिया था। उसके नीचे वह दब घुट गई थी। उसे उतार कर वह बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रही है। जिल ने उसे बाहों में भर लिया और उन दोनों को आभास हुआ कि गुरमीत भी उनसे लिपट गई है। अभी आप सुन रहे थे सुधा ओम ढिंगरा जी की लिखी कहानी अनु गूंज।